नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हो रही हैं मिड टर्म और इन टर्म, उनसे संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। आइए आज हम लोग जो अंतिम पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का बचा हुआ है ईडीयू बीएड 105 ए और बी दो ग्रुप में, ए में इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, उसी से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि जो अब तक 4 परीक्षाएं हुई हैं, पेपर का जो पैटर्न है काफ़ी बदल चुका है। तो यथासंभव मैं प्रयास किया हूं कि इस बार जिस तरह से अब तक चारों पेपर आए हैं उनके अनुसार कुछ क्वेश्चन मैं बनाया हूं। एक वीडियो डाउनलोड कर दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं, और दूसरा डाउनलोड कर रहा हूं और प्रयास करूंगा कि अगर शाम तक मौका मिलेगा तो एक बार रिवीजन करा दूंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा और मैं आप लोगों को समय समय पर बीएड और आगे से संबंधित जो आप तैयारी करेंगे, जैसा कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को वैसी वीडियो बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, डीडीयू जीयू जीकेपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर इन्वायरमेंटल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, मृदा, जल, वायु, वनस्पति। तो यहाँ पर जैविक घटक की बात हो रही है। आप सही ट्रिक कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वनस्पति पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है। अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। वहाँ पे जैविक घटक पूछा गया था, यहाँ पे भौतिक घटक पूछा जा रहा है। तो जंतु है, वनस्पति है, प्रवाहित जल है और पारिस्थितिकी है। तो इसका सही आंसर का चयन आप कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वह होगा ऑप्शन सी, प्रवाहित जल जो है वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है, दिए हुए ऑप्शन के अनुसार। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न मैं रखा हूँ आपको। जो तीसरा प्रश्न है वह है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तीसरे प्रश्न का सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। आइए अगले प्रश्नों को देखा जाए। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है। थोड़ा सा ये टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। चौथा प्रश्न है कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टॉन्सले ने सर्वप्रथम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो इसका सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन कर लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। और विश्वविद्यालय का जो बीएड का पैटर्न सीबीसीएस मूड में इन टर्म के जो प्रश्न आ रहे हैं उसे देखते हुए मैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को
उसी के अनुरूप बताने का प्रयास किया हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न परीक्षा में मिलें। तो छठे प्रश्न का आंसर आप चयन कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीन क्लाइमेट फंड। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, जिनसे उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों की वृद्धि पर। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मृदा अपरदन पर। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सम्मुख। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद्ध क्यों होते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलान के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। इसी कारण पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होने के बाद भी मरुभिद्ध नहीं होते। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का बात पूछ रहा, उदाहरण पूछ रहा है। तो खेत मानव बनाया जाता कृत्रिम है, बांध भी कृत्रिम है, पार्क भी यानी कि झील प्राकृतिक होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन का चयन कर लिए हैं आप। सी ऑप्शन सही है, झील। तो आप लोगों को जब प्रश्न आए तो उस प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ें। अगर सावधानी पूर्वक आप प्रश्न पढ़ेंगे तो उपयुक्त ऑप्शन का, सही ऑप्शन का आप चयन कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 10, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ठीक अगले के अपोजिट प्रश्न है कि आप समझ जाएं। तो यहाँ पे दिया हुआ कृत्रिम की बात है तो प्रवाल भित्ति नेचुरली बनती है, वेंटलैंड भी बनता है, नदी भी बनती है। खेत जो है वह कृत्रिम है, सीधे ही क्लियर हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप इसे तैयार कर लें इस तरह के प्रश्नों को, इन बिंदुओं को जहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ, क्योंकि परीक्षा इंटर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका स्तर काफ़ी हाई लेवल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन्हें तैयार कर लें। ये सब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 11 है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। तो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है, आप इन चारों से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रवाल भित्ति। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 12 है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ये वहाँ पे लवणीय जल का पूछा गया है, यहाँ पे स्वच्छ जल का पूछा गया है। यानी कि किसी प्रकार प्रश्न बने आप कर लें, यही मेरा उद्देश्य है। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तालाब। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? प्रश्न एक बार और सुन लें, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकार्बनिक पदार्थ। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 है कि मृदा अपरदन को
किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। आप कर भी लिए होंगे, आसान प्रश्न है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है, वनारोपण से बचाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है आपके लिए। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। एक पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों की संख्या को जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोषण संबंध पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 17 है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रश्न सुने, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं आप। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरे पादप प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पादप पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्पादक। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, DDT विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 है। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 22 है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप अपना रिवीजन कर लें, इस सही ट्रिक लगाएं। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु उपभोक्ता के आधार पर अगर देखें, यहाँ पे वही पूछा भी गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता। और सर्वाहारी जंतु जो पोषण स्तर की बात में रखें
तो वह चतुर्थ में आएंगे, और उपभोक्ता के आधार पे देखें तो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 है। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शन में तृतीयक उपभोक्ता जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, बाज। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार भी कर चुके होंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग रिवीजन करें अच्छे तरीके से, और जो कमी चारों पेपर में है उसे इसमें पूरा करें। 40 में 40 इंटर्म प्रश्न सही करके आएँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 है। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता। अगले प्रश्न को देखें। 27 नंबर प्रश्न है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध किस वर्ग में आता है? इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, गिद्ध। प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। आप जानते भी हैं कि मरे हुए पशुओं को खाने का काम गिद्ध करता है, यानी इसीलिए इसे प्रकृति को स्वच्छ रखने का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 है। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। प्रश्न संख्या 29 है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, दीमक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन का आप चयन करें तो इस प्रश्न को रिपीटेड प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न ही रखा था, आपको तैयार होगा तो यहाँ आपके लिए प्रश्न मैं रखना चाह रहा हूँ, लेकिन परीक्षा करीब है, कल ही पेपर है। बता देता हूँ। और जितने लोग इस प्रश्न का आंसर कर लिए होंगे निश्चित तौर से वो सराहनीय प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैं करा चुका हूँ, थोड़ा सा घुमाकर पूछा था। तो यहाँ पे अपघटक जीवों का उदाहरण जो है इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा कवक, यानी कि ऑप्शन सी। आप देख लेंगे, पहले मैं कराया हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? ये भी प्रश्न मैं ऊपर कराया हूँ, आप बताएं जल्दी। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर जो आएगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा अपघटक। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त जीव। तो जैव भार में कौन सम्मिलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समस्त जीव। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 33 है। 33। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें, चंद्रमा। आप सभी लोग इसका सही आंसर दें, क्योंकि आप लोगों का इसका आंसर पता भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण, निर्माण, स्थिरीकरण, विनाश। तो 34 का सही आंसर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न यहाँ पे क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है प्रश्न होना चाहिए। कौन होता है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए। थोड़ा राइटिंग करते समय दिक्कत हुई है, टाइप करते समय। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है, तो इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन आप कर लिए होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूपांतरण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? इन चार ऑप्शन से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? चार ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर अभी पहले ही कराया, सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपांतरण से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है आपके लिए। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? तो ये भी प्रश्न मैं पहले थोड़ा सा घुमाकर पूछा हूँ कि आप देखें, इसको भी आप कर लें जल्दी से जल्दी, आप लोग अपने मेमोरी पर जोर डालें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, रासायनिक ऊर्जा में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है? इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10%। आइए अंतिम प्रश्न को देखें। आप लोग इन प्रश्नों को देखते रहें और हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि एक वीडियो और आपको रिवीजन का शाम तक प्रस्तुत कर दें, क्योंकि थोड़ा समय अभाव है कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण। तो आइए देखें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? ये चार ऑप्शन आपके सम्मुख है, प्रश्न सुन लें। अंतिम प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? इन चार ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक दिशात्मक। तो मित्रों, मैं महत्वपूर्ण यह 38 प्रश्न रिवीजन के उद्देश्य से कराया हूँ। आप लोग इन्हें तैयार कर लें और इन बिंदुओं को भी देख लें जहाँ से प्रश्न बने हैं। और मेरा भी प्रयास है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कि एक और रिवीजन सेट मैं आपको MCQ करा दूँ। तो प्रयास करूँगा, भले ही अधिक से अधिक नहीं, कुछ तो कुछ कराऊँगा ही। आप लोग अच्छे तरीके से इन बिंदुओं को तैयार करें, आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे अंकों से पास हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।